नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है श्योर सक्सेस वाला बिहार एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पे, जहां आप सुधांशु सौरभ के साथ कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज के इस क्रम में हम देखेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे आधुनिक भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा का आरंभ होता है, शिक्षा का विकास होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? वेयर डिड द ब्रिटिश स्टैब्लिश द फर्स्ट मदरसा इन इंडिया? ऑप्शन है आपके पास मद्रास, बम्बई, अलीगढ़, कलकत्ता। तो प्रथम मदरसा की जब बात करते हैं तो 1780 ईस्वी में 1780 ईस्वी में इस टाइम कौन थे गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग्स। तो 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। कहाँ? तो कलकत्ता में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, विलिंगकस, मैक्स मुलर या फिर जेम्स प्रिंसेस। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। इस टाइम गवर्नर कौन थे? हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स ही थे। ठीक है। और ये जो सहयोगी थे इस सोसाइटी के स्थापना में, ये सहयोगी के रूप में थे। और जो मुख्य संस्थापक थे वो थे सर विलियम जोन्स। 1784 ईस्वी में बंगाल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कथन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष के उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण है वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्वत विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन सही है किंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो हम देखेंगे कथन को। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, अभी हमने देखा 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के काल में। तो ये ठीक है। सर विलियम जोन्स ने उक्त विद्वत सत्ता की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। अब कारण को देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक विद्वान था, सही बात है। और प्राच्य विद्या मतलब पश्चिमी शिक्षा का वो समर्थक था, ये भी सही है। जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन भी करता था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि जब विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग्स को इस सोसाइटी के अध्यक्ष बनने को कहा, तो वारेन हेस्टिंग्स ने इनकार कर दिया और उसके बाद जो अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वयं विलियम जोन्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ग्रांटेड मेंबरशिप ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस? निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी माइकल मकसूदन दत्त, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी विवेका। तो दो एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में हुई थी, जिसे 1829 ईस्वी में शासन के द्वारा इसकी स्थापना को पुष्टि दी गई। मतलब 1822 में इसकी स्थापना होती है
और शासन के द्वारा इसकी पुष्टि कब होती है? तो 1829 ईस्वी में। और जो माइकल मकसूदन दत्त थे, इन्हें एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हु एमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू इंग्लिश? निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? आपके पास ऑप्शन है विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिंकस, एलेक्जेंडर कनिंगम या जॉन मार्शल। तो अभी विलियम जोन्स को हमने देखा कि ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे 1782 ईस्वी में। यहाँ चार्ल्स विलिंकस जो हैं, इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, चार्ल्स विलिंकस ने। कनिंगम कौन थे? तो ये पुरातत्व ज्ञाता थे और कर्जन के काल में 1904 में इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हेड बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग का हेड बनाया गया था। ठीक है, तो चार्ल्स विलिंकस यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब भगवत गीता का जब अंग्रेजी में अनुवाद हो रहा था, तो इस पुस्तक का प्रस्तावना जो कौन लिखा था? इसका प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। अभी हमने देखा कि वारेन हेस्टिंग्स खुद एक प्रचंड विद्वान थे, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा भी देते थे और पाश्चात्य शिक्षा मतलब पश्चिमी शिक्षा के समर्थक भी थे। क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड कालिदास फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स विलिंकस, ऑप्शन बी हेनरी कोलब्रुक, ऑप्शन सी होहान वोल्फगांग फोन गेटे, ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स। तो इस पुस्तक का नाम क्या था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था ये किया था सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। इसी समय ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी करते हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विच आर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? आपके पास ऑप्शन है वुड डिस्पैच 1854, चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो जब चार्टर एक्ट आना शुरू हुआ, सबसे पहले आपका क्या आया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1782 में एक्ट आता है, 1792 में आता है। उसके बाद जो प्रथम चार्टर एक्ट आता है, पहला चार्टर एक्ट कब आता है? 1813 ईस्वी में। इसी टाइम प्रावधान किया गया था कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा शिक्षा के विकास पर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्वेश्चन नंबर 8। वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द वुड डिस्पैच? सहायता अनुदान व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो सहायता अनुदान व्यवस्था की गई थी, ये बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, ये भी सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी, ये गलत है। अब देखते हैं हम चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में। तो 1854 ईस्वी में, आप याद रखेंगे 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया था। एक घोषणा पत्र था जो कि भारत में शिक्षा का मायना काटा। इसे क्या कहा गया? भारत में अंग्रेजी
शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच को कहा गया। और ये कब आया था? 1854 ईस्वी में। ठीक है। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के जो दी जाने वाली शिक्षा थी उसको धर्मनिरपेक्ष रखा गया। और जो यहाँ पे आप ऑप्शन सी में देख रहे हैं, तो जो शिक्षा का प्राथमिक स्तर था उसको मातृभाषा में रखा गया था। प्राथमिक शिक्षा के स्तर को मातृभाषा में दी जाती थी और जो उच्च शिक्षा थी वो अंग्रेजी भाषा में दी जाती थी। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा केवल 1 और 2, ओनली 1 एंड 2। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए एडुकेशन, शिक्षा, बी ट्रेड, व्यापार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार, डी मिलिट्री रिफॉर्म्स, सैन्य सुधार। तो अभी हमने देखा जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, 1854 ईस्वी में आता है। और ये किससे रिलेटेड था? तो ये आपका शिक्षा से रिलेटेड था, एडुकेशन से। और ये कौन लेके आया था? चार्ल्स। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट अ स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन ए गर्ल्स एजुकेशन, बालिकाओं की शिक्षा, ऑप्शन बी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, या ऑप्शन डी टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट ये कब आई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, ये क्या था? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की जाती है। और इस रिपोर्ट में विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 या 15 अगस्त 1906। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना हुई थी ये 15 अगस्त 1906 को की गई थी। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में एक रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1905 में क्या होता है? नोट कर लेंगे आप, रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है। और कलकत्ता में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का फैसला लिया जाता है। और इसी क्रम में फिर 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सैडलर आयोग जो था किससे संबंधित था? द सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू न्यायपालिका, राजस्व प्रशासन, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से। तो सैडलर आयोग आपका आया था कब? ये आयोग आएगा 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाती है जिसका नाम दिया जाता है सैडलर आयोग, 1917 ईस्वी में। ठीक है। तो ये किससे संबंधित है आपका? शिक्षा से, ऑप्शन सी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन।
शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो अभी हमने देखा कि 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग का गठन किया गया था, तो विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। क्या आया था? विश्वविद्यालय अधिनियम मतलब एक्ट। और इसी के तहत 1904 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो इसी में सुधार के लिए रिपोर्ट मतलब इसकी जांच करने के लिए 1917 ईस्वी में सैडलर कमीशन या सैडलर आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन 1902 लॉर्ड कर्जन constituted the University Commission including 2 Indian members who were they? 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। और यहाँ पूछ रहा है कि वो जो 2 भारतीय सम्मिलित थे वो कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले और रासबिहारी बोस, ऑप्शन सी सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि 1902 ईस्वी में एक विश्वविद्यालय आयोग की गठन की जाती है। किसकी अध्यक्षता में? तो सर टॉमस रॉले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की गठन की जाती है। और इसी के रिपोर्ट के अनुसार 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया जाता है। ठीक है, और इस समय 2 भारतीयों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। वो दोनों भारतीय कौन थे? तो वे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। लॉर्ड मैकाले इज एसोसिएटेड विथ, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं सेना में सुधार से, सती प्रथा में समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, अस्थायी बंदोबस्त से। ऑप्शन है आर्मी रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन या परमानेंट सेटलमेंट। इनके बारे में हम देखते हैं। तो लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जब वारेन हेस्टिंग्स के काल में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1835 ईस्वी के समय भारत में शिक्षा के विकास में एक जब बहस छुड़ता है, जिसे आंग्ल प्राच्य विवाद भी कहते हैं, आंग्ल प्राच्य विवाद, जो भारत में शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए उसे लेकर एक विवाद छिड़ता है। तो इससे संबंधित एक आयोग का गठन किया जाता है और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो लॉर्ड मैकाले होते हैं। लॉर्ड मैकाले अपनी रिपोर्ट देते हैं और इसमें ये अंग्रेजी शिक्षा माध्यम की ओर इशारा करते हैं, इसे बढ़ावा देने को कहते हैं। और इसी समय लॉर्ड मैकाले एक टिप्पणी करते हैं। उनके अनुसार भारत के समस्त पुस्तकों को पढ़ने से जितना ज्ञान अर्जित नहीं होगा, उतना लंदन के किसी एक लाइब्रेरी के किसी एक पुस्तक को पढ़ने से उससे अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा लॉर्ड मैकाले का कहना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित थे? इन द colonial period of India, the downward filtration theory was related to which field? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी इरिगेशन, ऑप्शन डी पॉवर्टी एलिगेशन। तो जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था ये किससे? एडुकेशन से रिलेटेड था, शिक्षा से रिलेटेड था। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के अनुसार क्या था कि आप उच्च वर्गों को शिक्षा दे। शिक्षा किसे दे? उच्च वर्गों को शिक्षा दे और वहाँ से छन छन कर धीरे धीरे यही लोग निम्न वर्गों तक शिक्षा को पहुँचाएंगे। मतलब सीमित रखा गया था, कहा गया कि सिर्फ शिक्षा उच्च वर्गों तक सीमित रखा गया और यहाँ से छन कर धीरे धीरे निम्न वर्गों तक शिक्षा पहुँचेगी। मतलब उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाएगा, क्योंकि सीमित साधनों में समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव था। ऐसा अंग्रेजों का मानना था, इसलिए उन्होंने भारत में शिक्षा के विकास के लिए अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे।
अभी जो हमने देखा डॉल्वर्ल्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, उसके जो कौन थे प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे लॉर्ड मैकाले। इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। व्हेन व्हाट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1835 का मैकाले का स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग, 1854 का वुड का डिस्पैच। तो जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो ये मैकाले की रिपोर्ट ने रखी थी, जो कि कब प्रकाशित हुई थी? 1835 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैकाले मिनट्स इन 1835। अब यहाँ देखते हैं वुड डिस्पैच क्या था। तो इसे क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। हंटर आयोग आया था, जिसने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था? 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष भारत में शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में शिक्षा की नींव पड़ी? ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन 2 जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ऑप्शन सी प्राच्यविद और अंगलविद विवाद। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1813 में 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये भी नींव रखा गया है यहाँ भी, तो पहला भी सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में 10 यूरोपीय सदस्य को शामिल करते हुए एक कमेटी बनाया गया था, जिसका जिम्मेवारी थी कि 1,00,000 जो दी जा रही है वो सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं। तो ठीक है, ये भी सही था। अब प्राच्य विवाद और अंगल विवाद हमने देखा था कब? 1835 ईस्वी में। इसके समाधान के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई, जिसने भारत में आंगल शिक्षा मतलब पश्चिमी शिक्षा के बढ़ावा दिया। तो यहाँ पे आपका तीनों सही हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मदरसा और बम्बई की स्थापना कब हुई थी? इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बई एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ऑप्शन है 1857, 1881, 1885 या 1905। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था कि जब भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है कब? 1857 ईस्वी में। कहाँ कहाँ? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। किस यूनिवर्सिटी के तर्ज पे? तो लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? थ्रू हुज कंटिन्यूअस एफर्ट was the first women's university established in Bombay? ऑप्शन है दयाराम गिडुमल, डी.की. कर्वे, रमाबाई या महादेव गोविंद रनाडे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी.की. कर्वे। कर्वे के प्रयासों के फलस्वरूप जो है बम्बई में प्रथम बार महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और यह स्थापना आपका 1916 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे आप डेट भी, 1916 ईस्वी में। कर्वे एक अच्छे समाज सुधारक थे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने एक विधवा प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। पूना में विधवा गृह की स्थापना करते हैं और स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह करते हैं, और इसी कारण डी.के. कर्वे को है क्या, कौन सा अवार्ड मिला है इन्हें? तो भारत रत्न भी दिया गया है। तो डी.के. कर्वे बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। भारत रत्न इन्हें कब मिला? 1958 में। आप यहाँ बेसिकली याद रखेंगे कि बम्बई में जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में डी.के. कर्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित थे?
हु वाज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी? ऑप्शन ए जस्टिस रनाडे, ऑप्शन सी बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बीजी तिलक, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1880 ईस्वी में की जाती है। 1880 ईस्वी में क्या था और कहाँ की जाती है? पूना में। 1880 ईस्वी में पूना में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की जाती है। और इसके संस्थापकों में कौन कौन शामिल थे? चिपलुंकर, बीवी चिपलुंकर, बीजी तिलक, एमजी नामजोशी और गोपाल गणेश अयंगर। जस्टिस रेनाडे इससे संबंधित नहीं थे, फिरोज शाह मेहता भी इससे संबंधित नहीं थे, दयानंद सरस्वती भी इससे संबंधित नहीं थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीजी तिलक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1824 ईस्वी में। मेयो कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1875 ईस्वी में। और ये कहाँ है? अजमेर में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1875 ईस्वी में। ये कहाँ है? ये अलीगढ़ में है। अभी हमने देखा हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 ईस्वी, दिल्ली कॉलेज 1824 ईस्वी, मेयो कॉलेज 1875 ईस्वी अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में 1875 में। तो सर्वप्रथम यहाँ चारों ऑप्शन में किसकी स्थापना होगी? हिंदू कॉलेज की, जो होगी 1817 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ वाज इस्टेब्लिश्ड? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी हमने देखा कि 1875 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसे हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? कहाँ? कलकत्ता में। Who among the following established the Hindu college in Calcutta with the David Hare and Alexander Duff? ऑप्शन है हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन या ऑप्शन डी राजा राम मोहन। तो अभी हमने देखा भी कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1817 ईस्वी में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के डफ के साथ मिलकर किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1817 फेमस हिंदू कॉलेज वाज इस्टेब्लिश्ड बाय डेविड हेयर। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? आगरा, कलकत्ता, पटना, वाराणसी। तो अभी हमने देखा था कि 1817 में कलकत्ता में प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मतलब इंस्टीट्यूशन और उसके फाउंडर को मैच करना है, देखना है कौन सा मैच है सही और कौन सा गलत है। पहला बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, दूसरा है कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेज। आइए देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है। तो बनारस में संस्कृत कॉलेज के जो संस्थापक थे ये कौन थे? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन। विलियम जोन्स कौन थे? तो ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। कलकत्ता मदरसा 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स, ये सही है। और ये बनारस संस्कृत कॉलेज कब स्थापित हुए थे? 1791 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज ये बनाया था कोले वेजली ने। आर्थर वेलेजली की जगह यहाँ पे क्या होगा? लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली। कब? 1800 ईस्वी में।
तो यहाँ पे केवल 2 सही हो जाएगा हमारा। बनारस का संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डंकन ने, और फोर्ट विलियम कॉलेज ये कोले वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में। तो केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी रिचर्ड कोले वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में कलकत्ता में, उसका मुख्य उद्देश्य था कि वो एक ऐसा स्थान चाहते थे जहां वो ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षण दे सके कि भारत में किस तरह से प्रशासन को देखना है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे। 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है वेलेजली के द्वारा, और यहाँ फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। कौन कौन सी भाषा? फारसी भाषा और प्लस हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा में मुख्यतः हिंदी, मैथिली, आप बहुत सारे भाषाओं को देखे भी है आप संविधान में। फारसी क्यों? क्योंकि उस टाइम यहाँ मुगल लोग शासक कर रहे थे, जिनकी दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज? निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा देने के लिए मदन मोहन मालवीय कौन थे? मदन मोहन मालवीय, इन्होंने वकालत की थी। ये कौन थे? एक राष्ट्रवादी नेता थे, देशभक्त थे। वो इसी कॉलेज के अध्यापक रह चुके थे, और ये कौन थे? पेशे से वकील थे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 28 में फिर से आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? ऑप्शन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सबसे पहले जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया गया था, और ये कब था? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। और इसकी स्थापना का श्रेय किधर जाता है? तो मदन मोहन मालवीय जी को, जिन्होंने के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जो है सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया। आज हमने देखा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे प्राच्य शिक्षा आया, कैसे आंग्ल प्राच्य विवाद को हमने देखा, भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा को देखा, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, सैटलर आयोग। विशेषकर आप ध्यान रखेंगे विभिन्न आयोग कब कब नियुक्त हुए, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, और उनके रिपोर्ट जो है उनका उद्देश्य क्या था, और रिपोर्ट किस बिंदु पर फोकस था? प्राथमिक शिक्षा पर था, शिक्षा के माध्यम पर था। ठीक है, इसी तरह आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारतीय इतिहास के विभिन्न टॉपिकों को पढ़ने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।